जय हिंद, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, वेलकम बैक, स्वागतम आप सभी के स्ट्रगल एकेडमी आपन परिवार में। सेशन बढ़ा जा, उम्मीद बा कि मस्त बढ़ा जा, झकास बढ़ा जा। और आज के जौन सेशन बाटे कितना इंपोर्टेंट है, यह हमें बतावे की आवश्यकता तो है नहीं भाई। आप तो जानते ही सेशन इंपोर्टेंट होता ही है पीयूष सर का। बाबू लोग, आज जौन हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। और और क्या, और इसका सॉल्यूशन सीखने वाले हम लोग हैं। और मैं आपको बता दूं आगे आगे इंफॉर्मेशन ये देने वाला हूं बाबू। इसके पहले हम लोग चैप्टर 1 कर चुके हैं। ये कौन सा कलर हो गया? चैप्टर 1 हम लोग कर चुके हैं, चैप्टर 2 इसके पहले हो चुका है। और आज बारी है चैप्टर नंबर 3 का। बारी किसका है? चैप्टर नंबर 3 का है। तो क्या आप एकदम तैयार है मेरे से पढ़ने का? तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं। आज ये रहा आपके सामने, क्या ध्यान से सुनिएगा दोस्त, जाइएगा नहीं कहीं। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब सर ये दो चर क्या होता है? दो चर क्या होता है सर, जरा बताएंगे? वह समीकरण जिनके अंतर्गत ए टू जेड में से दो लोग आते हो, दो चर आते हो। कितने चर आते हो बाबू? तो आप कहेंगे सर जी दो चर आते हैं। दो चर, वह समीकरण जिनके अंतर्गत ए से जेड दो चर आते हो। यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ भैया, यहां तक बात बिल्कुल समझ में आ गई। आगे बाबू ये समझना आपको, ऐसे समीकरण में हमेशा एक्स वाई या ए बी ऐसे दो लोग आएंगे। ऐसे मैं कोई भी कह लिख सकता हूं, क्यू पी कह लू या पी क्यू। ऐसे दो लोग आएंगे और दो लोगों का मान हमें हल करना होगा। कितने लोगों का मान हल करना होगा बाबू? दो लोगों का मान हल करना होगा। यहां तक बात समझ में आएगी? उन्हें दो चर का समीकरण कहेंगे। अब यहां पे एक बात और लिखा गया, रैखिक समीकरण। क्या लिखा गया है? रैखिक समीकरण। तो यहां ध्यान से देखिएगा, रैखिक अब ये बारी है रैखिक समीकरण क्या होता है सर? वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात एक हो। क्या लिखेंगे? वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात एक हो। वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात एक हो उसे कहते हैं रैखिक समीकरण। यहां तक बात समझ में आई? जी भैया, यहां तक बात समझ में आ गई। मेरे कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं कह दूं 5x+2, अब यहां पे इसकी अधिकतम घात क्या है? एक है। जहां पे कुछ भी नहीं रहता वहां पे क्या रहता? एक है। इसको कहते हैं रैखिक समीकरण। यहां तक बात समझ में आ गई? जी भैया, जैसे मैं कह दूं आपसे 5x+9 बराबर 6, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? एक है। इसी को कहते हैं रैखिक समीकरण। लेकिन टॉपिक का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका मतलब है सर, एक ऐसा समीकरण आएगा जिसमें दो चर रहेंगे। एक ऐसा समीकरण आएगा जिसमें दो चर रहेंगे और उनकी अधिकतम घात एक होगी, उसे कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। मीन्स ये भैया समझाना चाहता हूं आपको, जैसे मैं कह दूं 5x यहां लिखा हूं जी भैया, 9y क्या लिख दूं? 9y बराबर में 6, बराबर में क्या लिख दूं? 6। इसे कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। अधिकतम घात कितनी भैया? एक। अधिकतम घात कितनी है? एक है भैया। अच्छा, कितने एबीसीडी के अक्षर हैं? दो है। तो दो है, दो चर, और अधिकतम घात एक।
अधिकतम घात एक का मतलब क्या समझ गया आप? सर अधिकतम घात एक है इसका मतलब रैखिक है, और दो चर है इसका मतलब दो चर का रैखिक समीकरण है। जैसे मैं आगे आपसे बोल दूं, आगे अगर मुझे लेना होगा तो मैं लूंगा 6x प्लस 10y बराबर के 8। इसमें भी दो चर है, 10y बराबर के 8। या मैं लिख सकता हूं 3a प्लस के 9b बराबर के -11। ऐसा भी तो मैं कर सकता हूं। तो आप बोलेंगे जी भैया बिल्कुल आप कर सकते हैं, एकदम समझ में आ रही है यहां तक बात। दो चर वाले रैखिक समीकरण समझ में आ गया? जी भैया बिल्कुल आ गया। तो एक बार आप शॉर्ट स्क्रीन ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे में बढ़ने के लिए मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि इनका प्रयोग कहां हम लोग करते हैं, उस बात को जरा हम लोग सीखेंगे कि इसका यूज कहां तक हम लोग कर पाते हैं, इस समीकरण का इस्तेमाल कहां होता है। जैसे मैं कह दूं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक पिता अपने पुत्र के आयु का 3 गुना है, ऐसे। अब एक पिता अपने पुत्र के आयु का कितना गुना है? 3 गुना। अगर मुझे इसे बनाना होगा तो मैं कैसे बनाऊंगा, ध्यान सुनिएगा। पहले हम लोग लिखेंगे माना, बाबू क्या लिखेंगे? माना पिता की आयु x वर्ष। आप एबीसीडी का कोई भी अक्षर मान सकते हैं, मुझे x पसंद है तो मैं x मान लिया। अच्छा आगे, माता की, माता कहां है भैया? माता कहां से आ गए? हमको लगा पिता है तो माता भी आएंगी, क्या कि मुझे माता से बड़ी मोहब्बत है। तो आगे लिखेंगे पुत्र की आयु। अब पुत्र की आयु के लिए क्या करेंगे? x मान दिए, x के बाद क्या आता है? y वर्ष। समझ में आ गया? पहले पिता है तो पिता को x मान लिए हैं, फिर बाद में पुत्र आया है तो पुत्र को y मान लिए हैं। अब प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान सुनिएगा। प्रश्न हमसे कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न हमसे कह रहा है कि पिता अपने पुत्र का 3 गुना है। तो यहां लिखेंगे पिता और इधर लिखेंगे पुत्र। पिता अपने पुत्र के बराबर तब होंगे जब उसमें 3 का गुना कर दिया जाए। एक बात हमेशा याद रखना बाबू कि गुना हमेशा छोटे में होगा। गुना किसमें होगा? हमेशा छोटे में होगा। तो मैं इधर छोटे में गुना कर दिया हूं। पिता को x माना हूं बाबू, ठीक है। पुत्र को y माना हूं, ठीक है। गुना किसका करना है? 3 का। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा। ये हमारे पास क्या बन जाएगा? इक्वेशन। बोलिए आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई हो तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहां तक चीजें समझ में आई? आप बोलेंगे हाँ भैया यहां तक बिल्कुल समझ में आ गई। आगे बढ़ती हम। जैसे भैया मैं एक और एग्जांपल ले लूंगा आपसे, ध्यान से सुनिएगा। एक और एग्जांपल, अगर मैं आपसे कह दूं ऐसे, विशाल अपने भाई रवि के उम्र से, विशाल अपने भाई रवि के उम्र से 5 वर्ष बड़ा है। यहां तक समझ में आ गया? आप बोलेंगे हम भैया यहां तक समझ में आ गया। तो सवाल कैसे लगाएंगे? सवाल लगाने वाली बात यहां से है। लिखेंगे हल और लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? माना विशाल की उम्र x वर्ष है। यहां तक समझ में आ गया? हाँ भैया। अब भाई क्या है? रवि। रवि की उम्र, रवि की उम्र क्या है भैया? y वर्ष है। एक को x मानेंगे और दूसरे को y मान लेंगे। जी भैया
हो गया। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है विशाल अपने भाई रवि से 5 वर्ष बड़ा है। अब देखो, एक 10 रुपए लिया है, एक 5 रुपए लिया है। अगर मुझे 10 को 5 बनाना है तो इसका मतलब मैं इसमें से घटाऊंगा। ज्यादा को कम करना है, इसका मतलब घटाना है। दूसरी बात क्या है, अगर इसे मुझे 10 बनाना है तो इसमें जोड़ना है। तो एक बात हमेशा बाबू गांठे लिया लो, क्यों के बतैया मत बात, कि कम में जोड़ा जाता है और अधिक से घटाया जाता है। कम में जोड़ा जाता है और अधिक से घटाया जाता है। इसका मतलब है भाईजान, क्या मतलब है कि रवि क्या है, 5 वर्ष, विशाल रवि से 5 वर्ष बड़ा है। तो या तो मैं रवि में 5 जोड़ दूंगा, चाहे विशाल में से 5 घटा दूंगा, तब दोनों आपस में बराबर आएंगे। अब बाबू विशाल क्या है, x, और इधर y, और इधर 5। बात समझ में आ गया? हाँ भैया समझ में आ गया। अब मैं कह रहा हूं इसे मैं x बराबर y प्लस 5 लिखूं, या फिर मैं लिखूं x बराबर y को इधर बोला लो माइनस y बराबर के 5। ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ भैया समझ में आ गई। इसकी अधिकतम घात भैया 1 है। अधिकतम घात कितनी है भैया? 1 है। इसमें कितने चर हैं भैया? इसमें 2 चर हैं। तो इसे कहते हैं बाबू 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का नाम देते हैं। बोलो यहां तक बाबू समझ में आ गया? जी भैया यहां तक हम लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया, बुझा गया। तो 2 चर के रैखिक समीकरण क्यों पढ़ने हैं? तो बाबू इस तरीके से अप्लाई करने के लिए हमें पढ़ने हैं 2 चर के रैखिक समीकरण। बोले बाबू यहां तक बुझाइल आइल कि ना आइल? तो कहा भैया एकदम बिल्कुल आवता, बुझाता। हम कब आगे चली तो कहा हाँ भैया चला ना, अच्छा लगा था, चला आगे देखा। अभी वापस आएगा, 1-2 और एग्जाम्पल मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सवाल सुनिएगा। सवाल हम लोगों से मान लो कह देगा अगला क्वेश्चन, ये सब मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं समीकरण कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है जी भैया बिल्कुल समझ गए हम लोग। मैं कह रहा हूं राम और श्याम 2 भाई हैं। राम और श्याम 2 भाई हैं। दोनों भाई, दोनों तबाही वाले नहीं, 2 भाई हैं। राम के पास श्याम के 2 गुने से 40 रुपए अधिक, 2 गुने से 40 रुपए अधिक धनराशि है। राम और श्याम दोनों भाई हैं और राम के पास श्याम से 2 गुने से 40 रुपए अधिक धनराशि है। तो बाबू क्या होगा? तो ध्यान से सुनिएगा, होगा क्या? दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा तो मैं करने वाला हूं, इसका ध्यान से सुनिएगा। लिखेंगे हल और लिखेंगे माना राम के पास x रुपए हैं। राम के पास कितने हैं? x रुपए हैं। और श्याम के पास y रुपए हैं। राम के पास x रुपए हैं और श्याम के पास y रुपए हैं। अब प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार क्या होगा? प्रश्नानुसार कह रहा है कि श्याम के पास जो भी पैसे हैं, वो श्याम के पास नहीं, राम के पास, राम के पास जो भी रुपए हैं वो श्याम के 2 गुने से 40 अधिक हैं। श्याम के 2 गुने से 40 अधिक हैं। ठीक है भैया, बिल्कुल समझ में आ रहा है। राम के पास कितने हैं? x रुपए। ठीक है भैया, 2 तो रहने देंगे। श्याम क्या है? y। राम को तो x माने हैं, श्याम को y मान लिए, और प्लस के 40। इसका मतलब है भैया कुल मिला के क्या हुआ कि x बराबर 2 का y में गुना करूंगा भैया, 2y प्लस के कितना भैया? 40, मिला के x माइनस 2y बराबर के 40। यहां तक समझ में आ गया? आप बोलेंगे हाँ भैया यहां तक समझ में आ गया। ये भैया अधिकतम घात कितनी है? 1 है। अधिकतम घात 1 है इसलिए रैखिक हो गए। और एबीसीडी के कितने अक्षर हैं? 2 हैं, तो ये कहलाएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या कहलाएंगे भैया? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। कैसे समीकरण बनाना है ये आपको समझ में आ गया। 2 चर का रैखिक समीकरण क्यों पढ़ना है ये समझ में आ गया। आप बोलेंगे हाँ भैया ये सब समझ में आ गया। बोलिए यहां तक चीजें क्लियर है? आप बोलेंगे जी भैया यहां तक एकदम बढ़िया है, आगे बढ़िए, अच्छा लग रहा है। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो बाबू आगे हम लोग चलते हैं। अब आ जाते हैं सीधे सीधे एक्सरसाइज पे, और जो कुछ भी बताना रहेगा, जिस प्रकार से सवाल आएंगे वैसे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। पहले सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ग्राफीय विधि से हल बाद में करेंगे बाबू, पहले हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से इसका रैखिक समीकरण बनाना है। रैखिक समीकरण बनाना अगर हम लोगों को आ जाएगा तो ग्राफीय विधि तो चुटकी में हम लोग हल कर सकेंगे। क्या आप हमारे बातों से सहमत हैं? यदि आप हमारे बातों से सहमत हैं तो आइए बाबू लोग देखिए कैसे बनाया जाएगा। मोहब्बत के साथ सबसे पहले सवाल पढ़ा जाता है। सवाल में 2 लोगों को ढूंढा जाता है। 2 लोग जैसे मिल जाएंगे तो एक को x मान लेंगे, दूसरे को y मान लेंगे। आइए बाबू पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। अच्छा, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यदि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों के संख्या से 4 अधिक है। पहले क्या आया भैया? पहले लड़कियों पकड़ो। क्या आया? लड़कियों को पकड़ लो भैया। सबसे पहले लिखेंगे हल और लिखेंगे माना लड़कियों की संख्या x है। लड़कियों की संख्या कितनी बाबू? x है। अब लड़कों को पकड़ लो। लड़कों की संख्या y है। लड़कों की संख्या कितनी है? y है। अब प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 अधिक हैं। लड़कियां लड़कों से 4 अधिक हैं। लड़कियां लड़कों से 4 अधिक हैं, इसका मतलब दोनों बराबर तब होंगे जब लड़कों में 4 मैं जोड़ दूंगा। लड़कों में मैं क्या जोड़ दूंगा? 4 जोड़ दूंगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यहां तक बात समझ में आ गया? जी भैया। लड़कियां क्या है भाई? लड़कियां x है। लड़कियां क्या है? x है, बराबर।
लड़के क्या है, वो वाई है, और प्लस के कितना 4। यहां तक समझ में आ गया जी भैया। अब y को इधर बुला लो तो x माइनस वाई बराबर के 4, समीकरण नंबर 1। ऐसे हमें समीकरण बना लेना है। यहां तक बात समझ में आई? आप बोलेंगे जी भैया यहां तक हमें समझ में आई। अब मैं आपको बताऊं, एक समीकरण और यहां मोहब्बत से बनाना है। एक समीकरण और यहां मोहब्बत से क्या बनाना है, ध्यान से सुनो। सवाल में कह रहा है कक्षा 10 में लड़कियों लड़कों की संख्या 10 है। इसका मतलब है जो इसमें द्वितीय शर्त दिया है, लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार या द्वितीय प्रश्नानुसार, शर्तानुसार। और यहां पे लिख लीजिएगा बाबू प्रथम शर्तानुसार। क्या लिखेंगे यहां पे? प्रथम शर्त के अनुसार। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यहां मैं लिखूंगा प्रथम शर्त के अनुसार। प्रथम शर्तानुसार हमेशा दो शर्त होंगे, तो यहां प्रथम शर्तानुसार, वहां द्वितीय शर्तानुसार। अब द्वितीय शर्त में क्या कहा गया है वो बात जरा आप सुनेंगे। द्वितीय शर्त में कह रहा है कि जो लड़के और लड़कियां हैं उनकी कुल संख्या 10 है। तो लिखेंगे लड़की प्लस लड़कियां प्लस लड़के कितने हैं? 10 हैं। तो लड़कियां कितना है भाई? x, और लड़के कितने हैं? y बराबर के 10। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। तो पहला सवाल हमको यहां से बोला है कि इनका रैखिक युग्म बनाइए। तो ये रैखिक युग्म बन के तैयार है, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इसको कह रहा है ग्राफीय विधि से हल करिए। तो हल करना थोड़ा सा हम लोग बाद में सीखेंगे, पहले इसको बनाना सीख लेते हैं। बनाना माने खेला, इसका खेला सीख लेते हैं, इसका खेला सीख लेते हैं, इसके बाद आगे हम लोग बताएंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया? आप बोलेंगे जी भैया यहां तक बिल्कुल समझ में आ गई, बुझा गई। आगे भैया चलते अगले क्वेश्चन पे। देखिए पहले केवल इसका हम लोग बनाना सीख ले, फिर मैं पक्का सिखाऊंगा ग्राफी विधि। अगले सवाल में देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल बाबू हम लोगों से कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। ए बाबू पेंसिल और कलम आ गई। कहा आ गई बाबू? पेंसिल और कलम। तो ध्यान से सुना लोगन, लिखबा लोगन हल, हल के तुरंत बाद लिखबा माना। माना एक पेंसिल का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य दिया है, हाँ भैया एक पेंसिल का क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य कितना है भैया? तो मान लेंगे x रुपया है। एक पेंसिल का क्रय मूल्य कितना है? x रुपए है। यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप बोलेंगे जी भैया। आगे लिखेंगे और एक कलम, एक कलम का क्रय मूल्य कितना है भैया? y रुपया है। ये मैंने मान लिया। अब लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार। प्रथम शर्त के अनुसार। अब प्रथम शर्त क्या है बाबू वो देखो, लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। अब प्रथम शर्त के अनुसार कह क्या रहा है? कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। 5 पेंसिल प्लस 7 कलम का मूल्य दिया है 50 रुपए। ठीक है भैया, 5 को 5 रहने दे, और पेंसिल को क्या माने हैं? x, प्लस 7 को 7 रहने दे, कलम को क्या माने हैं? y बराबर के कै रुपया भैया? 50। कै रुपया भैया? 50। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1।
बोले यहां तक समझ में आया आप लोगों को? आप बोलेंगे जी भैया समझ में भी आया, मजा भी आया, बुझाया भी। यहां तक समझ में आया? आप बोलेंगे हाँ भैया यहां तक समझ में आ गया, बुझा गया। चलिए आगे समझते हैं, आगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगले कड़ी में बाबू मैं ये बताऊंगा आपको मेरे लल्ला मेरे मुन्ना कि हमें दूसरा प्रश्न भी दिया है, दूसरा शर्त दिया है, तथा जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया दिया है। जबकि वो क्या करता है, पेंसिल 7 को ले लेता है, कलम 5 को, उल्टा कर देता है। तो लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार क्या कहता है, कहता है 7 पेंसिल तथा 5 कलम। लिखेंगे 7 पेंसिल प्लस, अच्छा 7 पेंसिल तथा 5 कलम, 5 कलम कितना है बाबू? कह रहा है 46 रुपए हो जाता है। लो भैया 46 हो गया। हो गया क्या? हाँ भैया हो गया। तो देखिए 7 को 7 रहने देंगे और पेंसिल को क्या माने हैं, x माने हैं। 7 को 7 रहने देंगे, पेंसिल x, प्लस 5 को 5 रहने देंगे, कलम y, बराबर के बेटा कै रुपए? 46 रुपए। ये बन जाएगा हम लोगों का द्वितीय समीकरण। ये क्या बन जाएगा हम लोगों का? द्वितीय समीकरण बन जाएगा। बोलिए यहां तक आपको समझ आ रहा है क्या? यहां तक यदि आपको समझ आ रहा है मेरे भाई तो आप बताइए हाँ भैया यहां तक हम चीजें एकदम समझ गए हैं मजेदार तरीके से। अगर आप यहां तक समझ गए हैं तो बताइए कि भैया हम लोग यहां तक समझ गए हैं। समझ आ गए यहां तक? आप बोलेंगे जी भैया यहां तक हम लोगों को समझ आ गया है। अब आगे बताइए ना, बहुत अच्छा लग रहा है भैया, आगे बताएंगे क्या? मैं बोलूंगा जी भैया आगे मैं क्यों नहीं बताऊंगा। अब जरा इन लोगों का मैं ग्राफीय विधि से हल करना आपको मैं सिखा दे रहा हूं। किस विधि से? ग्राफीय विधि से। आइए पहले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, उसका ग्राफीय विधि लेते हैं। पहला सवाल क्या है भैया? ये रहा पहला सवाल, यही है ना? जी भैया पहला सवाल एकदम यही है। कहां गया, कहां गया? हाँ पहला समीकरण ये बाबू और दूसरा समीकरण ये है। पहला है x माइनस वाई बराबर 4। बताइए पहला क्या है? x माइनस वाई बराबर 4। हाँ भैया दूसरा। अच्छा अभी ग्राफी विधि रहने देता हूं, इसके बाद आके मैं ग्राफी विधि आपको बताता हूं, ठीक है? तैयार रहेंगे आप लोग? थोड़ा सा कुछ सिखाना चाहता हूं आप लोगों को, ठीक है भैया? ठीक है ठीक है, आगे बढ़ जाइए। हाँ ये वाली बात मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं, जरा गौर से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा सब लोग। ये वाली बात, कौन सी बात सिखाना चाहता है सर? जरा बताएंगे? मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल बाबू, क्यों नहीं बताऊंगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्या? जो रैखिक समीकरण देगा भाई, वो रैखिक समीकरण होगा आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण, यहां लिख देते हैं दो चर वाले। वो देगा हमेशा इस रूप में ax प्लस बी वाई बराबर सी, या सी को प्लस में ले लेते हैं, प्लस के सी और बराबर 0 आप लीजिएगा। यहां तक समझ में आया? जी भैया यहां तक समझ में आ गया। दूसरा लेना है मेरे भाई ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब आपके मन में एक विचार होना चाहिए, सर दोनों तो एक जैसा लिखे, दोनों में अंतर क्या है सर? तो मैं बताऊंगा बाबू, दोनों में अंतर देखिए। दोनों में अंतर आपको ये देखना है बाबू कि यहाँ एक लिखना है, यहाँ एक लिखना है, यहाँ एक लिखना है। ठीक है भैया समझ गए? यहाँ 2 लिखना है, यहाँ 2 लिखना है, यहाँ 2 लिखना है। ठीक है भैया यहां तक भी हम समझ गए। किसी भी समीकरण को पहले इस हालात में लिख देना है। रेडी? लिख सकेंगे आप लोग? हाँ भैया यहां तक हम लोग लिख सकेंगे। आगे भैया अगर इतना अगर आप लिख सकते हैं
तो तुलना करना होगा, लिखेंगे तुलना। तुलना किससे करना होगा भैया? तो हमें तुलना करना होगा मेरे लाल इनसे। ध्यान से देखिए कैसे लिखेंगे, A1 बटे A2, B1 बटे B2, और बाबू बराबर नहीं लगाएंगे, लिखेंगे C1 बटे C2। ऐसे हम लोग लिख देंगे। क्या आप भी ऐसे लिख पाएंगे क्या? हाँ भैया, हम लोग ऐसे लिख देंगे। अब आगे भैया ध्यान से समझते हैं। आगे मैं शेप ले लेता हूं कुछ बढ़िया बढ़िया शेप। पहले तो ये मोटा कर लें, ठीक है भाई। कॉपी कर लें, कॉपी कॉपी टू हियर, हटो भाई। एक ऐसे ले ले भाई, ठीक है। एक और ले ले भाई, ऐसे ले रहा हूं, ठीक है भाई। चलो एक और ले लें भाई, एक और ले लेता हूं ऐसे, बहुत हो गया। चलिए, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। तीन खंबे बड़े बड़े दिख रहे हैं क्या? मैं ये वाला खंबा मिटा देता हूं, ये वाला। अब एक में लिखता हूं रेखाएं, एक में क्या लिख लेता हूं? रेखाएं। एक में लिख लेता हूं रेखाएं, रेखाएं, रेखाएं लिख दिया। दूसरे में लिख लेता हूं बीज गणितीय व्याख्या, यहां लिख देता हूं बीज बीज गणितीय व्याख्या। यहां पे लिख दे रहा हूं लाल बीज गणितीय, बीज गणित व्याख्या। यहां तक समझ में आ गया। और दूसरे में लिख सकता हूं संगत, संगतता, ऐसा मैं लिख दे रहा हूं। बताइए यहां तक किसी को दिक्कत इस लाइन में? आप बोलेंगे नहीं भैया, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब रेखाएं क्या क्या होती है देखो। अगर एक रेखा ऐसे गई और दूसरी रेखा ऐसे आ रही है, ये दो रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेदित कर रही हैं। एक दूसरे को क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेदित कर रही हैं, किसी बिंदु पर काट रही हैं ऐसे। ये कब काटेंगी बाबू? इस बात को ध्यान दीजिएगा। पहली बात, ये तब काटेंगी जब यह कोई आपस में बराबर नहीं होगा। कोई का बातें छोड़ दीजिएगा, इस वाले को लेना भी नहीं है। अगर A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2, तो यह एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। बात समझ में आ गया? कौन सी रेखा होंगी? तो बोलेंगे प्रतिच्छेदित रेखा। यहां तक किसी बात का दिक्कत है तो आप बताइए कि सर यहां तक हमें दिक्कत है। दूसरी बात सुनिएगा, दूसरी बात, मैं दूसरी बात ये बताने जा रहा हूं आपको कि A1 बटे A2 और B1 बटे B2 और C1 बटे C2, अगर मेरे भाई, अगर यह एक दूसरे के बराबर हो गए, यह क्या हो गए? एक दूसरे के बराबर हो गए, तो इनका नाम होगा समपाती रेखाएं। मतलब पहली वाली जहां गई है दूसरी वाली भी वहीं जाएगी, पहली वाली जहां गई है दूसरी वाली भी क्या होगी? वहीं जाएगी। जैसे कि मैं दोनों हाथ जोड़ूंगा तो दोनों हाथ एक दूसरे के मेरे बराबर होंगे, इन्हीं का नाम होगा समपाती रेखाएं। और समपाती रेखाओं का समीकरण कैसे आएगा? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? आप बोलेंगे हाँ भैया, यहां तक हम लोगों को समझ में आ गया। आगे मैं एक बात आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा।
थोड़ा सा मैं इसे सेट कर लेता हूँ, तुम थोड़ा ऊपर जाओ भाई। ठीक है, अब तुम भी थोड़ा ऊपर जाओ। हाँ, यहाँ थोड़ा छोटा भी हो जाओ। ठीक है, अब मैं तीसरी बात लिखने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। तीसरी बात मैं क्या लिखने जा रहा हूं। पहले मुझे आप ये बताइए, यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं आपको? आप बोलेंगे हाँ भैया यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। आगे मैं क्या लिखने वाला हूं, A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2। यहां तक समझ में आ गई? अगर पहला बराबर है और दूसरा बराबर नहीं है, पहला बराबर है और दूसरा बराबर नहीं है, इसे कहेंगे समांतर रेखाएं। क्या बोलेंगे बाबू? इसे बोलेंगे समांतर रेखाएं। तो ये हमारी हो जाएंगी समांतर रेखाएं। कैसी? पहली के बराबर दूसरी ऐसे गई हो, इसे बोलेंगे समांतर रेखाएं। एक काट रही है, एक आप ध्यान से देखेंगे एक के ऊपर दूसरी गई है और एक दूसरे के पैरेलल है। अगर कोई बराबर नहीं है, कोई बराबर नहीं है, तो क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदित रेखाएं बोलेंगे, बोलेंगे प्रतिच्छेदित रेखाएं। बात समझ में आ गया? अब एक के ऊपर दूसरा गया है, एक के ऊपर दूसरा या सब आपस में बराबर है, इसे कहेंगे समपाती। क्या कहेंगे? समपाती रेखाएं। अच्छा, तीसरे की बात कर ले, पहला बराबर होगा दूसरा बराबर नहीं होगा, तो ये बनेगा समांतर रेखाएं। क्या बनेगा? समांतर रेखाएं। सर संपाती गलत लिखे हैं सर, संपाती आप गलत लिखे हैं, तो बाबू इसको मैं बना देता हूं ऐसे, संपाती। यहां तक चीजें समझ में आ गई आप लोगों को? आप बोलेंगे जी भैया एकदम समझ में आ गई। अब बात करते हैं इनके बीजगणितीय व्याख्या की, कि सर इनकी बीजगणितीय व्याख्या क्या होगा, आप जानते हैं? हम कहूंगा हाँ जानते हैं, तभी तो पढ़ाते हैं। ऐसे कैसे पढ़ाएंगे बाबू? तो बीजगणितीय जो इसकी व्याख्या होगी वो होगी मेरे लाल, यहां पर कितनी बार काट रही है? आप कहेंगे भैया एक बार काट रही है। कितनी बार? एक बार काट रही है। लिखेंगे इसके केवल एक हल होंगे, केवल एक हल। एक बार काटेगी तो केवल एक हल होंगे, अद्वितीय रूप से एक हल। यहां तक बात समझ में आ गई? जी भैया। अब एक बात बताइए, पहला के ऊपर दूसरा चढ़ल है, तो कितनी बार इसे छू रहा होगा? कितनी बार छू रहा होगा इसको? भैया यहां छू रहा होगा, यहां छू रहा होगा, या मतलब गिनती नहीं कर सकते कि कितनी बार छू रहा होगा, तो इसे बोलेंगे भैया इसके अनंत हल होने चाहिए। तो भैया इसके होंगे अनंत हल, अपरिमित रूप से भैया इसके अनंत हल होंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? आप बोलेंगे हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ गई। आगे बाबू हम बात करें समांतर वाली, किसकी बात कर ले? समांतर के लिए। तो भैया यहाँ पे एक दूसरे को कोई छू रहा है? जी नहीं छू रहा है, किसी से किसी का मुलाकातें नहीं है बाबू। और जब किसी का किसी से मुलाकात नहीं है तो इसे बोलेंगे कोई हल नहीं। क्या बोलेंगे बाबू? कौनो हल नहीं। तो लिखेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। बोले बच्चों यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? जहां छुआ रही है केवल एक हल, जहां पे एक के ऊपर दूसर का चढ़ा है वहां बाबू बहुत हल, वहां कितना हल? बहुत हल। और जहां एक दूसरे के पैरेलल है वहां कोई हल नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गया? ये कौन सा राक्षस आया था जी? अबे एकदम सब जिंदगी गाजर कर दे रहे किरौना मकौड़ा। अब बाबू लोगन देखो, मैं अगर आपसे बोलूंगा क्या कि संगतता क्या है, कितनी बार आपस में मिले हैं, ये कितनी बार आपस में मिले हैं? अरे किरौने अगर तुम मुझको अकेले में पिटा जाता ना, तुमको इतनी मार मार देता, इतनी कि तुम सांस लेना भूल जाते कि सांस कहां से लेना है। आगे बाबू मैं अगर आपको बताऊं कितनी बार, ये बताओ यहाँ पे कै बार मिले हैं? कै बार मिले हैं सर? कैसी बात कर रहे हैं?
आप बताइए ना सर यहाँ पे कै बार मिले हैं, तो मैं कहूंगा बाबू आप देखिए ना, हमें दिख नहीं रहा है क बार मिले हैं। आप कहेंगे क्या बात सर, सर एक के बार तो मिले हैं, तो लिखेंगे हाँ सर यहाँ संगत है, यहाँ निकाय संगत है, क्योंकि यहाँ मिला है, इनकी दोस्ती हुई है, यहाँ पर संगत है। ये कलर कैसा है सर, ऐसा है कि दिखता ही नहीं है, यहाँ पर संगत है। ये वाला दिखेगा भैया, ये नहीं दिखेगा। जिंदगी क्या है। कौन सा बैगनी ले लेता हूं भैया, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे संगत है। ओहो चलो यहाँ पर संगत है, ठीक है भैया। आगे आगे मुझे ये जरा बताएं कि यहाँ पर संगत होगा कि नहीं भैया। भैया यहाँ तो हद से ज्यादा मिल रहा है, यहाँ भी संगत होगा। यहाँ तो हद से ज्यादा मिल रहा है, यहाँ भी संगत होगा, है ना। और भैया यहाँ संगत होगा हो। आप बोलेंगे भैया यहाँ कौन संगत है, यहाँ तो मिल में नहीं किया, तो लिखेंगे असंगत होगा। क्या होगा भैया, असंगत होगा। ये बात आपको समझ में आई भैया। आप बोलेंगे हाँ गुरुजी एकदम आइल और बुझाइल, मजा भी आइल। अगर यहां तक आपको समझ आ जाएगा ना भैया, तो आगे क्वेश्चन की हम लोग वाट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, वाट। आइए जरा हम लोग वाट लगाते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन बेटा बाबू लाल छोट भाई यहाँ अब लोगन क्वेश्चन जरा देखा, क्वेश्चन का कहले बा, फिर एक बाद ओके हमनी के हल करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है अनुपातों को इस रूप में व्यक्त करिए, तुलना करके निम्नलिखित समीकरण के युग्म को द्वारा निरूपित रेखाएं एवं बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, समांतर या समपाती है। आप हल करके बताइए कि ये कैसी हैं, ये प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं या समांतर है अथवा समपाती हैं। समझ में आ गया। आइए बाबू ध्यान से सुनिएगा, क्या क्या दिया है भैया। यहां दिया है 5x माइनस 4y प्लस 8, यहां बाबू दिया है 7x प्लस 6y माइनस 9। आइए बाबू हल करते हैं इस बात को। यहां पे लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक है भैया। यहां पे लिखेंगे a2x प्लस b2y और भैया क्या प्लस के c2 बराबर के 0। यहां हो जाएगा भैया, हाँ भैया हो जाएगा। आगे भैया एक बात बताए, मैं कहूंगा बताओ ना, a1 के जगह पे भैया जानते क्या है 5 है, और भैया b1 के जगह पे जानते क्या है माइनस के 4 है, और भैया c1 के जगह पे जानते क्या है प्लस के 8 है। प्लस को ना भी लिखेंगे भैया तो चल जाएगा, ना भी यूपीआई नहीं भैया, प्लस को ना भी लिखेंगे तो चल जाएगा। आगे भैया एक बात बताएं, बताओ मेरे लाल, ये जो A2 के जगह है ना वो 7 है, ये जो B2 के जगह है ना भैया वो 6 है, ये जो C2 के जगह है ना वो माइनस के 9 है। यहां तक समझ में आ गया। अब लिखेंगे अब तुलना करने पर, तब तुलना करने पर, तब नहीं लिखेंगे भैया अब तुलना करने पर। इसको हटाइए ना भैया, ये बहुत गंदा बात आ गया है। लिखेंगे अब तुलना करने पर। अब तुलना करने पे क्या होगा, लिखेंगे भैया a1 बटे a2, b1 बटे b2 और क्या भैया और c1 बटे c2। ठीक है बाबू, ठीक है मेरे छोटू। आप बोलेंगे हाँ भैया बिल्कुल ठीक है। अब a1 का मान क्या है, तो भैया 5 है। a2 का मान क्या है, a2 का मान 7 है। b1 का मान क्या है माइनस के 4, b2 का मान क्या है भैया 6 है, और c1 का मान क्या भैया 8 है, c2 का मान क्या है भैया माइनस 9 है। अब बताइए क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, नहीं भैया। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, नहीं भैया, तो ये भी आपस में बराबर नहीं होंगे। जब कोई किसी के बराबर नहीं होगा बाबू, जब कोई किसी के बराबर नहीं होगा तो कौन सा रेखा बनेगा, जब कोई किसी के बराबर नहीं होगा तो बनेगा प्रतिच्छेदित रेखा।
कौन सी रेखा बनेगा बाबू? प्रतिच्छेदित रेखा बनेगा। तो मेरे लाल यहां बन जाएगा प्रतिच्छेदित रेखा। तो हमसे पूछ रहे बताओ कौन सा रेखा है, तो बोलेंगे यहां प्रतिच्छेदित रेखा का ग्राफ प्राप्त हुआ। तो लिखेंगे यह समीकरण प्रतिच्छेदित ग्राफ बनाएंगी बनाएंगी बनाएंगी। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गया? ये रेखाएं कैसी हैं? प्रतिच्छेदित है, और ऐसे ग्राफ बना देंगे बाबू लोग, ऐसे ग्राफ बना देंगे ऐसे। बोलो यहां तक आप लोगों को चीजें समझ में आई? आप बोलेंगे हाँ भैया यहां तक तो चीजें समझ में आ गई। आगे चले अगले क्वेश्चन पे। जी भैया यहां तक पूरा पूरा समझ में आ गया। ये लो बाबू अगला क्वेश्चन, ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। फिर भैया वही तुलना करने वाली बात आ गई क्या? हाँ बाबू वही आ गई। a1x b1y प्लस सी बराबर 0। तो क्या पाएंगे? a के जगह पर 9, b के जगह पे भैया 3 और c के जगह पे भैया क्या 12। बस यहाँ 1 1 1 लगा देंगे। चलो भैया हन हन लगा देंगे। आगे आगे बाबू क्या पाएंगे हम लोग? a2x प्लस b2y प्लस c बराबर 0। तो a2 के जगह पे क्या है भैया? a2 के जगह पे 18 है। b2 के जगह पे क्या है भैया? b2 के जगह पे 6 है। c2 के जगह पे क्या है भैया? c2 के जगह पे 24 है। जी भैया ठीक है। अब भैया लिखेंगे अब भैया क्या लिखेंगे? ध्यान से सुनिएगा। अब लिखने के बाद मैं लिखूंगा a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2। यहां तक चीजें समझ में आ गई भैया? हाँ भैया यहां तक चीजें समझ में आई हैं। a1 का मान क्या है मेरे लाल? a1 का मान बताइए ना क्या है? आप कहेंगे भैया a1 का मान 9 है। a1 का मान 9 है। अच्छा भैया अब बताइए a2 का मान क्या है भैया? a2 का मान 18 है। ठीक है भैया बहुत अच्छा। बताइए ना भैया b1 का मान क्या है? b1 का मान मेरे लाल 3 है। b1 का मान कितना है? 3 लिख देंगे। b2 का मान कितना है भैया? b2 का मान है 6। b2 का मनवा भैया 6। अब बताइए भैया c1 का मान कितना है? 12। c1 का मान है 12। c2 का मान कितना है भैया? 24। c2 का मान है 24। अब भैया ये तो कटने लायक है भैया। 9 एक कम 9, 9 दूना के 18। हाँ भैया ये भी कटने लायक है। 3 एक कम 3, 3 दूना के 6। हाँ भैया 12 एक कम 12 दूना के 24। हाँ भैया ये सब बराबर है भैया, ये सब क्या है? बराबर है। और बाबू जब बराबर रहता है ना तो एक ग्राफ आता है जिसको कहते हैं समपाती। उसका नाम क्या पड़ जाता है मेरे लाल? समपाती पड़ जाता है। यहां तक बात समझ में आई? समपाती। तो लिखेंगे यह समीकरण समपाती रेखाएं बनाएंगी। यह समीकरण कैसा बनाएंगी? समपाती रेखाएं बनाएंगी। मतलब ऐसे और ऐसे बनेगा। कैसा बन जाएगा? ऐसे और ऐसे बन जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गया? यहां तक चीजें समझ में आ गई? आप बोलेंगे हाँ भैया यहां तक बिल्कुल चीजें समझ में आ गई। आगे बाबू ये सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है, जरा देखिए और मुझे बताइए कि क्या आप इसे बना लेंगे। आइए कंपेयर करेंगे। a1x प्लस b1x, x नहीं भैया y प्लस c बराबर के 0। a1 और भैया b1 और भैया c1। a1 का मान क्या है भैया? 6, b1 का मान 3 और भैया इसका मान है प्लस के 10। वैसे भैया वैसे अब इसका तुलना करना है, इसके साथ करना है। a2x प्लस b2y प्लस c भैया बराबर 0। a2 का मान भैया 2 है। ठीक है बाबू बहुत अच्छा।
अब भैया B2 का जो मनवा है ना वो माइनस का 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 छुपल है। और भैया C2 का मनवा जो है ना वो है 9। C2 का मान क्या है बाबू, वो है 9। यहाँ तक चीजें समझ में आई? आप बोलेंगे हाँ भैया यहाँ तक तो चीजें समझ में आ गई। तब भैया लिखेंगे अब क्या, A1 बटे A2 और B1 बटे B2 और C1 बटे C2। ठीक है भैया, A1 का मान क्या है भैया 6, A2 का मान क्या है 2, B1 का मान क्या है -3, B2 का मान क्या है -1 और C1 का मान क्या है 10 और C2 का मान क्या है 9। भैया यहाँ देखिए ना कुछ कुछ हो रहा है भैया, हाँ यहाँ हो रहा है, ये 2 से कट जाएगा 3 आएगा और ये माइनस माइनस कट जाएगा 1/3 3 होगा और ये 10/9। भैया ये दोनों आपस में बराबर, ये बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है भैया, हाँ नहीं है, ये दोनों तो बराबर है भैया। अगर ये दोनों बराबर हैं तो जरा बताइए ये क्या कहता है, इसे देख के आपको कुछ कुछ हो रहा है? हाँ भैया अभी तो बताए हैं, इसे देख के हमें कुछ कुछ होता है क्या? ये भैया एक दूसरे के समानांतर हैं। एक दूसरे के कैसे हैं? समानांतर। तो लिखेंगे यह समीकरण समानांतर रेखाएं बनाती हैं। और समानांतर रेखाएं कैसी होती हैं? ऐसे होती हैं। समानांतर रेखाएं कैसी होती है भैया? ऐसे होती हैं। जो सब बराबर रहेगा तो समपाती। इधर आप देखिए जरा इस पर, यह समीकरण समपाती बनाती हैं। ओ माय गॉड, ये समपाती का मतलब मेरे भाई, हाँ समपाती का मतलब मेरे भाई एक के ऊपर दूसर का चढ़ा हुआ, एक के ऊपर दूसर का क्या बाबू? चढ़ा हुआ, माफी चाहते हैं, इसको कहते हैं समपाती। ठीक है, आगे क्या बाबू? ये है समानांतर, पहला बराबर दूसरा बराबर नहीं, इसको कहते हैं समांतर। यहां तक चीजें समझ में आ गई? आप बोलेंगे जी भैया यहां तक चीजें समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, बस अगला क्वेश्चन यही तक है। ठीक है बाबू, कल हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। आप एकदम तैयार रहेंगे? आप लोग एकदम तैयार रहेंगे क्या? आज ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। हम लोग क्या पढ़े हैं बाबू? तो सबसे पहले सीखे हम लोग समीकरण को बनाना, समीकरण कैसे बनाया जाता है। इसके बाद ये ग्राफी हल बच गया, इसको हम लोग कल भी करा लेंगे ग्राफी हल। ठीक है बाबू, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, देखते रहिए हमारा प्यारा सा परिवार स्ट्रगल एकेडमी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।